जीवन की स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं। इश्क, ड्रग्स, हथियार, किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म में होने वाले सभी एलिमेंट्स उनके जीवन में भी मौजूद रहे। इस कहानी में इतने मसाले हैं कि अगर ये किसी फिल्म की स्टोरी होती तो शायद आप भी बिल्कुल बोर नहीं होते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त के जीवन की कहानी बताने जा रहे हैं। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये फैसला खुद कीजिएगा कि आप संजय दत्त को किस कैटेगरी में रखते हैं, हीरो या फिर विलेन। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1959 को, जब सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त का जन्म होता है। बताया जाता है कि संजय बचपन में काफी शर्मीले मिजाज के थे। वो कैमरा फेस करने तक में शर्माया करते थे, लेकिन वो बचपन की बातें थी। बाद में तो उन्होंने एक लंबा अरसा कैमरे के सामने ही बिताया। संजय बचपन में काफी भावुक हुआ करते थे। उनकी आपा जाहिदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वो लोग किसी बीच पर घूमने गए थे तो ड्राइवर ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। वापस आते समय संजय खूब रोए और तभी शांत हुए जब उन्होंने वापस जाकर उस बच्चे को दूध पिलाया। नरगिस ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो शूटिंग के लिए जाती थी तो संजय खूब रोया करता था और उन्हें भी संजय की चिंता होती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया। थोड़े बड़े होने पर संजय धीरे धीरे सिगरेट पीने लगे। इस बात का पता सुनील दत्त को तब चला जब एक बार उन्होंने मजाक में संजय को सिगरेट दी और वो पूरी पी गए। असल में सुनील दत्त के घर आने वाले प्रोड्यूसर्स या दोस्त जो सिगरेट पीकर छोड़ देते थे, उन्हीं बची हुई सिगरेट्स को संजय छिपकर पीते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय संजय दत्त की उम्र 10 साल से भी कम थी। संजू को बिगड़ता हुआ देखकर उन्हें हिमाचल के सेंट लॉरेंस नाम के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। संजय को म्यूजिक का भी शौक हुआ करता था। 18 साल की उम्र में संजय बोर्डिंग स्कूल से घर वापस आ गए। यही वो समय था जब संजय ने ड्रग्स लेना शुरू किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पूरे दिन अपने रूम में ही बंद रहा करते थे। शायद कहीं न कहीं नरगिस को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि संजय को ड्रग्स की लत लग गई है, पर उन्होंने इसके बारे में सुनील दत्त को नहीं बताया। साल 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर दिखे थे संजय दत्त। आगे चलकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिल्मों में ही काम करेंगे, जिसके लिए सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाई और फिर जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने रॉकी फिल्म में संजय को हीरो के तौर पर कास्ट किया। रॉकी की शूटिंग चल ही रही थी कि पता चला कि नरगिस को कैंसर है। उनके इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए, जहाँ पर वो लगभग 2 महीने तक कोमा में रही। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा, संजू कहाँ है? वहाँ सुनील दत्त नरगिस की बातें रिकॉर्ड किया करते थे। उन्होंने संजय के लिए उनके मैसेजेस भी रिकॉर्ड किए। धीरे धीरे नरगिस की तबीयत ठीक होने लगी और वो वापस इंडिया आ गई। इधर रॉकी की शूटिंग भी लगभग पूरी हो गई थी। उन्होंने सुनील दत्त से कहा कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म के प्रीमियर पर जाना चाहती हैं, चाहे जैसे हो, व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर। तो सुनील दत्त ने पूरी तैयारी कर रॉकी का प्रीमियर 7 मई को रखा गया, लेकिन 3 मई यानी फिल्म के प्रीमियर से 4 दिन पहले ही नरगिस दत्त की मौत हो गई। माँ की मौत के वक्त संजू बिल्कुल भी नहीं रोए थे। बताया जाता है कि रॉकी की स्क्रीनिंग के समय थिएटर में एक सीट खाली छोड़ी गई थी। माँ की मौत के बाद संजय दत्त और ज्यादा ड्रग्स लेने लगे। एक इंटरव्यू में संजय ने बताया, एक दिन जब वो सोकर उठे तो उन्होंने एक नौकर से कुछ खाने को मांगा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखते ही संजय दत्त ने जब उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तो उसने बताया कि आप 2 दिन के बाद उठे हो। संजय ने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उनके पूरे चेहरे पर सूजन थी। कहीं न कहीं संजय को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने उनसे मदद मांगी। इसके बाद संजय को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। साल 1984 में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए उन्हें एक अमेरिका की रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया। वहाँ एक दिन जब संजय एक ग्रुप में बैठे थे तो तभी एक लड़के ने नरगिस का एक रिकॉर्ड मैसेज प्ले कर दिया। मैसेज था, किसी भी बात से ज्यादा संजू अपनी विनम्रता और चरित्र बचाए रखना, कभी दिखावा मत करना और बड़ों की इज्जत करना। यही एक बात होगी जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। संजय दत्त नरगिस की आवाज सुनने के बाद घंटों तक रोए थे। माँ नरगिस की मौत के बाद संजू उस दिन पहली बार 4-5 घंटों तक रोए, लेकिन जब होश आया तो वो पूरी तरह बदल चुके थे। अब वो सही रास्ता अपनाना चाहते थे। अब संजय वापस भारत आ गए। उनके वापस आने के बाद जो सबसे पहला आदमी उनसे मिलने उनके घर आया वो था ड्रग पैडलर। लेकिन इस बार संजू बदले हुए थे। उन्होंने ड्रग पैडलर को ना कहा। अब संजय ने तय किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका जाकर बिजनेस करेंगे, लेकिन तभी पप्पू वर्मा ने उन्हें जान की बाजी फिल्म के लिए साइन कर दिया और संजय का अमेरिका जाना टल गया। ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म नाम की। इसके बाद उनकी लाइफ में कई लड़कियों के बाद ऋचा शर्मा आई। साल 1987 में दोनों ने शादी की। अगले ही साल दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। वो इलाज
के लिए अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली गई। नाम फिल्म की सक्सेस के बाद संजय की अगली फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही, लेकिन माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ 1991 में आई फिल्म साजन ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इस बीच रिया और संजय के बीच दूरियां आ गई। उनका नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा गया। साल 1993 में आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए संजय दत्त मॉरिशस गए थे। उस समय भारत में वर्ष 1993 में बम धमाके की जांच चल रही थी। तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। संजय जब मुंबई वापस लौटे तो उन्हें आतंकवादी विरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय ने पुलिस को बताया कि फिरोज खान की फिल्म यलगार की शूटिंग के दौरान दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद से हुई थी। संजय ने वहां कुछ लोगों से 3 AK-56 ली थी, लेकिन 2 बाद में लौटा दी। सुनील दत्त यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। जब उन्होंने संजय से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है और शहर में जो हो रहा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। संजय दत्त ने कथित तौर पर यह स्वीकार कर लिया था कि मुंबई में होने वाले बम धमाकों के दौरान वो विदेश में थे और उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से उस राइफल को नष्ट करने को कहा था। लेकिन सुनवाई के समय वो अपने बयानों से पलट गए। कहा जाता है कि उनके हथियार रखने की वजह बाबरी मस्जिद की वजह से होने वाले दंगे भी थे। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दंगों के बाद सुनील दत्त लोगों की मदद के लिए आगे आए। इसमें संजय ने भी उनका साथ दिया और यही बात कट्टरपंथी लोगों को पसंद नहीं आई। कई बार तो सुनील दत्त पर भी हमले हुए। संजय दत्त इस मामले में कुछ दिनों के लिए जेल गए, हालांकि बाद में वो बेल पर वापस आ गए। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के रिश्ते टूटने की खबरें अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगी। संजय दत्त के जेल जाने का सबसे ज्यादा फायदा सुभाष घई को हुआ और उनकी फिल्म खलनायक सुपरहिट रही। इसी समय संजय की मुलाकात रिया पिल्लाई से हुई। 1 साल बाहर रहने के बाद संजय को फिर से जेल जाना पड़ा। इस बार उन्हें अंडर सेल में रखा गया, जहां सबसे ज्यादा खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। कुछ समय पहले तक संजय और उनकी बहन प्रिया दत्त के बीच मतभेद की खबरें थी, लेकिन जब संजय जेल में थे तो उस समय का किस्सा प्रिया दत्त ने फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है में शेयर किया, जिसमें प्रिया जब संजय से रक्षाबंधन पर मिलने जेल में गई तो प्रिया की राखी बांधने पर संजय ने उन्हें वो कूपन दिए जो जेल में चाय खरीदने पर मिले करते थे। प्रिया दत्त ने बताया कि उन्होंने काफी समय तक वो कूपन संभाल कर रखे हुए थे। कहा जाता है कि सुनील दत्त संजय को बचाने के लिए तत्कालीन चीफ मिनिस्टर शरद पवार के पास गए, लेकिन जब उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली तो वो बाला साहेब ठाकरे के पास गए। ठाकरे ने खुलकर संजय का समर्थन किया और कहा कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य दोषी नहीं। संजय का साथ देने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, लेकिन यही शिवसेना एक समय पर संजय की फिल्मों का विरोध किया करती थी। आखिरकार 15 महीने अक्टूबर 1995 में माथे पर तिलक लगाकर सफेद कुर्ता पहने संजय दत्त जेल से बाहर निकले। दिसंबर 1995 में रिचा ने आखिरी सांस ली, जिसके बाद रिया पिल्लाई से उनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगी। साल 1998 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद वर्ष 1999 में उनकी फिल्म वास्तव काफी हिट रही, यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 2000 में कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप्स बाहर आई जिसमें संजय छोटा शकील से बात कर रहे थे। CBI उनके कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही थी, जिन्हें वर्ष 2002 में सबूत के तौर पर पेश किया गया। दत्त परिवार का एक एक सदस्य अब अलग घर में रहने लगा। इसके बाद आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS। इसने संजय की खराब छवि को सुधारने में काफी अहम भूमिका निभाई। उनकी गांधीगिरी और जादू की झप्पी जनता को खूब पसंद आई। इसी बीच साल 2005 में सुनील दत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं रिया और संजय का रिश्ता साल 2008 तक चला और इसके बाद मान्यता उनके जीवन में आई। मान्यता ने प्रकाश झा की फिल्म में अल्हड़ मस्त जवानी नाम के आइटम नंबर से खूब सुर्खियां बटोरी। मान्यता के जीवन में आने के बाद उनकी बहनों प्रिया और नम्रता से उनके रिश्ते बिगड़ गए। संजय और मान्यता की शादी में दोनों बहनें शामिल नहीं हुई। इसी बीच साल 2007 में कोर्ट का फैसला आया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, लेकिन उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद संजय जेल तो गए लेकिन जल्द ही जमानत पर रिहा हो गए। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय की सजा 5 साल कर दी। वो मई 2013 को जेल गए और फरवरी 2016 में उन्हें अच्छे बर्ताव की वजह से जल्दी रिहा कर दिया गया। संजय के जीवन पर संजू नामक फिल्म भी बनी, जिसमें संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर ने निभाया था। तो दोस्तों, ये थी फिल्मों के नायक से असल लाइफ में खलनायक बने संजय दत्त यानी संजू बाबा की कहानी। उनके जीवन की कहानी के बारे में आपके क्या विचार है? आप उन्हें रियल लाइफ का हीरो मानते हैं या विलन? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।